साथियों नमस्कार। गुरु एजुकेशन जयपुर में मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में चर्चाएं और इतिहास विषय क्षेत्र के बारे में बातें देखी थी कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है और प्रमुख पुस्तकों की बातें हुई थी। आज इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे राजपूतों की शाखाओं के बारे में। तो जहां मैंने पिछली क्लास में आपको बात बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंध में ये कुछ सिद्धांत थे और कुछ सिद्धांतों में सर्वमान्य मत से अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा की और फिर हमने देखा कि ये चार जो जातियां थीं जो राजपूत कहलाई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इनमें से प्रतिहार सबसे प्राचीनतम राजपूत वंश हैं। बाकी के ये तीनों जो थे ये प्रतिहारों के यहाँ सामंत के रूप में काम करते थे और फिर इनमें प्रतिहारों का जो शासन था वो कहाँ चला गया था? कन्नौज। बाकी परमार और चालुक्य इनका जो शासन क्षेत्र रहा वो गुजरात और बचे यहाँ पे कौन? चौहान, जो प्रमुख रूप से राजस्थान में शासन किया। यहीं से स्टार्ट करूंगा प्यारे साथियों, नया टॉपिक स्टार्ट होगा और वो होगा चौहान वंश। चौहान वंश से स्टार्टिंग करता हूँ, ध्यान दीजिएगा ना। चौहान वंश प्यारे साथियों, चौहान वंश अगर मैं बात करूं तो चौहानों की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से, कौन से क्षेत्र से मानी गई है? सामर से। ठीक है कि चौहान वंश सामर से स्टार्टिंग होगी। फिर इनकी बहुत सारी शाखाएं जो हैं चौहानों की वो चलेंगी, सारी शाखाएं हमको पढ़नी है। तो चौहानों की शाखाओं के बारे में चर्चा आगे हम करते रहेंगे। बाकी का चौहान वंश की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, ये जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश में हम देखें कि चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश का संस्थापक, ध्यान रखेंगे ना, संस्थापक। अब संस्थापक में भी एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो संस्थापक होता है उसे ही प्रथम पुरुष, मूल पुरुष, ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है। संस्थापक कह दो, इसे ही प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसे ही मूल पुरुष भी कहते हैं, मूल पुरुष, और साथ ही इसे ही आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना एक ही है ये। तो प्रथम पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक, जब ये बात पूछी जाती है तो ये बात में हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो संस्थापक, प्रथम पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष जो माना जाता है वो माना जाता है वासुदेव चौहान को। किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को। और इस वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, समय की बात ध्यान रखिएगा कि 551 ईस्वी में इस सांभर में इस चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो एक तो ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। जब कोई भी राज्य स्थापित होता है तो याद रखेंगे हम चौहानों का मूल राज्य कहाँ था, कि इस चौहान वंश की जो शुरुआत हुई इनका मूल राज्य कहाँ था। तो ध्यान रखेंगे कि चौहानों का जो मूल राज्य था, इनका मूल राज्य था सपादलक्ष क्षेत्र में। कौन सी जगह पे? सपादलक क्षेत्र। कि चौहानों का मूल राज्य था सपादलक क्षेत्र। इसी सपादलक क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसी सपादलक क्षेत्र को वर्तमान में सामर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामर कहा जाता है। जब कोई भी मूल राज्य होता है तो उसकी एक राजधानी भी होती है। तो बात यहाँ पे आएगी कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। ध्यान रखना कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी, और चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी प्यारे साथियों, और चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। जिस तरीके से सपादलक क्षेत्र को सामर के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार से अहिछत्रपुर का जो वर्तमान नाम है, तो अहिछत्रपुर वो किस नाम से जाना जाता है? नागौर। ध्यान रखना, किस नाम से जानते हैं इसे? नागौर। तो नागौर का जो प्राचीन नाम है वो क्या हो गया? अहिछत्रपुर हो गया। प्यारे साथियों, अगर बातें यहाँ पर आती हैं कि ये जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? तो चौहानों की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत, ध्यान रखना, चौहान वंश। चौहान वंश की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत, ध्यान रखिएगा कि चौहान वंश की जानकारी का सबसे प्रमुख जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है
बिजौलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजौलिया। तो बिजौलिया जो शिलालेख है, ये बिजौलिया शिलालेख चौहान वंश की जानकारी का सबसे प्रमुख एवं सबसे प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। प्यारे साथियों, ये जो बिजौलिया का शिलालेख है, इस बिजौलिया के शिलालेख में अगर बातें करें तो ये शिलालेख जो है, ये शासक अगर बात करेंगे तो ये शासक, इससे संबंधित जो शासक है, ये शिलालेख सोमेश्वर चौहान के समय में उत्कीर्ण हुआ था। किसके शासनकाल में? सोमेश्वर चौहान। कि ये जो शिलालेख है, ये सोमेश्वर चौहान के समय में उत्कीर्ण किया गया था। अगर बात की जाती है तो समय, तो ये 1170 ईस्वी का है। कौन से समय की बात है? 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ था। ये जो बिजौलिया का शिलालेख है, ये बिजौलिया का शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। ध्यान रखना, कौन सी भाषा में? संस्कृत। कि ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हुआ था बिजौलिया का जो शिलालेख है। और इसमें अगर बात करें तो ये जो शिलालेख है, ये पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है, अजमेर में है। और ये पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर अंकित है, ठीक है, दीवार पर स्थित है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये चौहान वंश की जानकारी का सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीनतम जो स्रोत माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? बिजौलिया का शिलालेख माना जाता है। ये जो बिजौलिया शिलालेख है प्यारे साथियों, इस बिजौलिया शिलालेख में, ठीक है, कि जो बिजौलिया शिलालेख है, बिजौलिया शिलालेख में चौहान शासकों ने स्वयं को, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, कि चौहान शासकों ने स्वयं को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। क्या कहा है? तो ध्यान रखना कि चौहान शासकों ने स्वयं को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। यानी कि ये जो शिलालेख है, कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। तो इस शिलालेख में चौहानों के लिए विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, ये शब्द लिखा हुआ है, याद रखिएगा ना। तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? तो विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन से शिलालेख में? बिजौलिया के शिलालेख में। तो एक तो आपको यही बात जो है अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे की बात अगर अपन करें हम इन चौहानों से संबंधित, तो चौहानों से संबंधित देखा कि इनका ये जो बिजौलिया शिलालेख है, इस बिजौलिया शिलालेख में तो इन्होंने स्वयं को क्या बताया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। लेकिन प्यारे साथियों, जब बात हम करें इसकी, तो ये जो चौहान वंश हैं, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो कौन कौन से विद्वानों के अनुसार कौन कौन से मत दिए गए हैं, इनकी उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन सी विचारधाराएं आई हैं, वहीं पे अगर अपन प्यारे साथियों बात करते हैं कि चौहानों से संबंधित, तो गोपीनाथ शर्मा, ध्यान दीजिएगा, कौन है? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, और एक साहित्य है कायम खां रासो, कायम खां रासो साहित्य में नियामत जान के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें किस किस के अनुसार, तो गोपीनाथ शर्मा है, दशरथ शर्मा है, और कायम खां रासो साहित्य में इन चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया है। किसकी संतान बताया है? ब्राह्मणों की। ध्यान रखना कि चौहानों को ब्राह्मणों की संतान कहा है, ब्राह्मणों की संतान बताया है। किस किस ने कहा है? तो ध्यान रखना, गोपीनाथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने, और कायम खां रासो साहित्य, जो किसकी रचना है? नियामत जान, ठीक है। तो नियामत जान ने लिखा है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये जो दशरथ शर्मा है ना प्यारे साथियों, दशरथ शर्मा, इस दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक, दशरथ शर्मा ने भी एक पुस्तक लिखी है, और दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली
चौहान डायनेस्टी। ठीक है, पुस्तक का नाम है, दशरथ शर्मा की पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी में चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया। किसकी संतान बताया है? ब्राह्मणों की। ध्यान रखना कि ब्राह्मणों की संतान कहा है, याद रखना। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना कि गोपीनाथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने, कायम खां रासो साहित्य में, इनमें यानी कि क्या कहा गया है? तो चौहानों को ब्राह्मणों की संतान कहा है। तो एक तो ये बात अच्छे से याद रखनी है आपको। वहीं पे अपन बातें करें आगे चल के, तो कर्नल जेम्स टॉड, जैसा कि हमने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में देखा था, कर्नल जेम्स टॉड, B.A. स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड, B.A. स्मिथ, विलियम कुरुक आदि ने चौहानों को क्या बताया है? हमने देखा था पहले, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित में, कि चौहानों को विदेशी बताया है। सबने विदेशी बताया था। ठीक है, कि जहां हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि जहां कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियनों की संतान बताया, B.A. स्मिथ ने हूणों की संतान बताया, और विलियम कुक ने इनको किसकी संतान बताया था? कुषाणों की। तो विदेशी बताया था, सभी ने विदेशी बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बातें देखते हैं, तो ये जो D.R. भंडारकर, ध्यान रखना, दामोदर रामकृष्ण भंडारकर एक इतिहासकार हुए हैं। D.R. भंडारकर, ठीक है, यानी पूरा नाम अगर लिखूं, दामोदर रामकृष्ण भंडारकर ने चौहानों को, या पूरे राजपूतों को भी कह सकता हूं मैं, कि चौहानों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान कहा है। किसकी संतान बताया है? विदेशी ब्राह्मणों की संतान। ठीक है, तो चौहानों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताया है, और चौहानों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताने वाले इतिहासकार कौन हो गए? दामोदर रामकृष्ण भंडारकर, यानी D.R. भंडारकर। तो इन्होंने चौहानों को क्या बताया है? विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताया। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ से बात करते हैं, तो देखो, ये D.R. भंडारकर भारतीय इतिहासकार है। सभी भारतीय इतिहासकारों ने राजपूतों को अपने स्वदेशी मत दिए हैं कि इनकी उत्पत्ति अपने यहीं से हुई है। किसी ने सूर्यवंशी बताया, चंद्रवंशी बताया, ब्राह्मणों की संतान बताया, किसी ने अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई। ये एकमात्र ऐसा भारतीय इतिहासकार है जिसने राजपूतों को विदेशी बताया है। ठीक है, ध्यान रखना, एकमात्र भारतीय इतिहासकार, एकमात्र भारतीय इतिहासकार जिसने राजपूतों को विदेशी बताया। ध्यान रखना, विदेशी बताया है। ठीक है, कौन है? D.R. भंडारकर, जिसने राजपूतों को क्या बताया है? विदेशी बताया। तो एक तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं, तो प्यारे साथियों, इसमें अपन बात करें तो राजपूतों को, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताई गई है? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति बताई गई है, तो चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई गई है प्यारे साथियों? अग्निकुंड से। किससे? अग्निकुंड से।
हमने देखा कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई, किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। लेकिन यहीं पर जब मैं बात आपसे कर दूं कि पृथ्वीराज विजय किसके अनुसार? पृथ्वीराज विजय, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार अगर बात करूं, इसी में मैं आपसे कहूं हम्बीर रासो, इसी में मैं आपसे कहूं हम्बीर महाकाव्य, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जब प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार, तो इनकी पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से? अग्निकुंड से। लेकिन जब बात आए पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, इनके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति, ठीक है ना, के अनुसार, इनके अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? तो इनके अनुसार प्यारे साथियों चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। याद रखिएगा कि चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, बताया गया है, याद रखना, ठीक है। तो पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, इनके अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। वहीं पर अगर बात की जाती है प्यारे साथियों कि हाँसी अभिलेख, ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। हाँसी अभिलेख ये हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के समय में ये उत्कीर्ण किया गया था। और एक आपका आता है अचलेश्वर मंदिर शिलालेख में। ये दो ऐसे स्रोत हैं, अचलेश्वर मंदिर शिलालेख, ठीक है। हाँसी अभिलेख और अचलेश्वर मंदिर शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? चंद्रवंशी, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऊपर हमने देखा कि पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र के अनुसार इनको क्या बताया गया? सूर्यवंशी। और हाँसी अभिलेख में और अचलेश्वर मंदिर शिलालेख में इनको क्या बताया गया है? तो चंद्रवंशी बताया गया है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। वहीं पे अगर प्यारे साथियों बात की जाती है कि एक शिलालेख है सुंधा माता शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? सुंधा माता। कि सुंधा माता शिलालेख के अनुसार और सुंधा माता शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति, ध्यान रखना, कहाँ की, किन की उत्पत्ति? चौहानों की। कि इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति, या मैं कहूँ चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ की आंख से बताई गई है। कहाँ से बताई गई प्यारे साथियों? ऋषि वशिष्ठ की आंख से बताई गई है। अगर अपन बात करते हैं कि अग्निकुंड से जो उत्पत्ति हुई है वो किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार, तो ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। वहीं पे अगर चर्चा की जाती है कि इस शिलालेख के अनुसार, ये जो सुंधा माता शिलालेख है, इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? ऋषि वशिष्ठ की आंख से बताई गई है। वहीं पे प्यारे साथियों एक शिलालेख आता है रायपाल के सेबाड़ी लेख, और रायपाल के सेबाड़ी लेख के अनुसार चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया। किसका वंशज बताया गया है? इंद्र का। ध्यान रखना कि चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हैं आपकी चौहानों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कि भाई अलग अलग मत दिए चौहानों से संबंधित कि किसने क्या कहा है और किसने क्या कहा है।
तो इसके बाद आगे की बात करते हैं कि रायपाल के सेबाड़ी लेख के अनुसार तो ये हो गया। बाकी अब आते हैं आपके सामर के प्रमुख चौहान शासकों पे। सामर के प्रमुख चौहान शासकों में हम बात करेंगे कि सामर में कौन कौन शासक हुए, उसके बाद इनकी शाखाएं जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो सामर के प्रमुख चौहान शासक, और सामर के प्रमुख चौहान शासकों पे चर्चा करते हैं। तो सामर के प्रमुख चौहान शासकों के बारे में हम बातें करेंगे यहाँ पे। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले तो मैं इसके संस्थापक के बारे में बातें करूँगा। और सामर में चौहान वंश का संस्थापक जो है वो कौन माना जाता है? वासुदेव चौहान। तो संस्थापक हो गया वासुदेव चौहान, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सामर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। अब वासुदेव चौहान से कौन कौन से पॉइंट्स जो बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो वासुदेव चौहान है, ये वासुदेव चौहान सामर में चौहानों का संस्थापक हो गया, चौहान वंश का संस्थापक, ठीक है ना। तो एक तो ये चौहान वंश का कौन माना जाता है? संस्थापक है। अब संस्थापक को मैं आदि पुरुष कहूँ, प्रथम पुरुष कहूँ, बातें की है, तो चौहान वंश का संस्थापक हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो वासुदेव चौहान है, इस वासुदेव चौहान ने, जो मैंने आपको शिलालेख बताया, जो इनकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है बिजौलिया, कि इस बिजौलिया शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख, कि इस बिजौलिया शिलालेख के अनुसार, ध्यान दीजिएगा कि बिजौलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने, ये जो वासुदेव चौहान है, इस वासुदेव चौहान ने बिजौलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने एक झील का निर्माण करवाया। और वो कौन सी झील का निर्माण करवाया? सामर झील। तो सामर झील का निर्माण करवाया। तो सामर झील का जो निर्माता माना जाता है वो कौन माना जाता है? तो वासुदेव चौहान ही माना जाता है कि सामर झील का निर्माण करवाया था बिजौलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बातें करें तो इसी वासुदेव चौहान ने, ये जो वासुदेव चौहान है, इसी वासुदेव चौहान ने सामर में शाकंभरी माता, ठीक है, कि सामर में शाकंभरी माता का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। और शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था, मंदिर बनवाया। ये जो शाकंभरी माता है, ये शाकंभरी माता सामर के चौहानों की, सामर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, याद रखना, ठीक है। तो सामर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी माता मानी जाती है? शाकंभरी माता मानी जाती है। इसके अलावा अगर अपन बातें करते हैं तो इसी वासुदेव चौहान ने सामर में, सामर जो झील है यहीं पे, कि सामर झील के किनारे, और वासुदेव चौहान ने सामर झील के किनारे देवयानी माता मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। तो एक मंदिर बनवाया, कौन सा? देवयानी माता। तो देवयानी माता मंदिर, और देवयानी माता मंदिर का क्या करवाया है? निर्माण करवाया। याद रखिएगा। ये प्यारे साथियों, हमने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की है? ये इसके संस्थापक के बारे में बातें की हैं। और संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। तो क्या क्या करवाया इसने, ये हमने देखा कि सामर झील के किनारे ये जो देवयानी माता मंदिर है ना, इस देवयानी माता मंदिर को एक उपनाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इस देवयानी माता के मंदिर को तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तीर्थों की नानी। तो तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? देवयानी माता के मंदिर को कहा जाता है। वहीं पे अगर अपन इसी प्रकार से और बातें करें तो यहाँ पे हम अलग से एक जगह मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपसे पूछे तीर्थों की नानी तो आप क्या आंसर कर देंगे? देवयानी माता मंदिर। लेकिन तीर्थों का मामा, और जब आपसे तीर्थों का मामा पूछा जाए तो आप याद करेंगे यहाँ पे और करेंगे पुष्कर, अजमेर। तो तीर्थों का मामा जो है वो किसको कहा जाता है? पुष्कर, अजमेर को कहा जाता है। और वहीं पे अगर बात की जाती है आपसे कि तीर्थों का भांजा, और जब आपसे तीर्थों के भांजा के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा तीर्थों का भांजा प्यारे साथियों किसको कहा जाता है? मचकुंड को। किसको कहा जाता है? मचकुंड को। और मचकुंड कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। तो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर को तीर्थों का वो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा, पुष्कर को तीर्थों का मामा और देवयानी तीर्थ स्थल को तीर्थों की नानी के रूप में जाना जाता है। ये किसके बारे में जानकारी यहाँ पे हुई? वासुदेव चौहान के बारे में। प्यारे साथियों वासुदेव चौहान के बाद में यहाँ पे छोटे छोटे से शासक हुए। देखो वासुदेव चौहान के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो वासुदेव चौहान के बाद वासुदेव चौहान के बाद सांबर में छोटे छोटे से यानी कि शासक हुए थे, जिनमें के बाद छोटे छोटे शासक हुए जिनमें निरपराज, जयराज, विग्रहराज प्रथम, गोपेंद्र राज आदि शासक हुए। ठीक है, गोपेंद्र राज आदि शासक हुए। छोटे छोटे से शासक हैं, इनके बारे में कोई खास उल्लेख ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे ये आदि शासक हुए थे। इसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो फिर अब यहाँ छोटे छोटे से और भी शासकों को आगे बढ़ाए और भी शासक आगे बढ़े। तो कौन कौन से शासक हुए यहाँ पे? तो देखें अगले एक शासक हुए यहाँ और नाम है दुर्लभ राज चौहान प्रथम। ध्यान दीजिएगा कौन हुआ? दुर्लभ राज चौहान। तो प्रथम है, इसके बाद में और भी आएंगे तो ये हो गया प्रथम। ठीक है, तो दुर्लभ राज चौहान प्रथम नाम से यहाँ पे शासक हुआ। अब ये जो दुर्लभ राज चौहान प्रथम है इसके बारे में अपन बातें करते हैं। तो देखो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चौहान जो है ये अपने प्रारंभिक समय में किनके सामंत थे? प्रत्यारों के सामंत थे। तो ये है प्रतिहार शासक वत्सराज। ध्यान रखिएगा कि ये गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। किसका सामंत था? वत्सराज का। कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज का सामंत था। इसने वत्सराज के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखना कि दुर्लभ राज चौहान, ये प्रश्न ग्रेड सेकंड में पूछा गया था कि वह चौहान शासक जिसने प्रतिहार शासक वत्सराज के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन सा है? दुर्लभ राज चौहान प्रथम था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला एक शासक हुआ दुर्लभ राज चौहान के बाद, और यहाँ दुर्लभ राज चौहान के बाद में अगला जो शासक हुआ वो हुआ गुबक चौहान प्रथम। गुबक भी दो हुए थे, तो यहाँ गुबक चौहान प्रथम के बारे में बातें हैं। गुबक चौहान प्रथम के बारे में अपन बातें करते हैं साथियों कि ये जो गुबक चौहान था, इस गुबक चौहान ये भी प्रतिहारों के यहाँ सामंत के रूप में काम किया और ये प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ध्यान रखो कि यह है प्रतिहार शासक
नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। सामंत था कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। नागभट्ट द्वितीय ने इसे वीर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? वीर की। तो नागभट्ट द्वितीय ने इसे वीर की उपाधि दी थी। एक ये बात याद रखिएगा कि नागभट्ट द्वितीय ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? तो वीर की उपाधि दी थी। एक तो ये बात। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है इस गुबक चौहान प्रथम का कि इसने सीकर में चौहानों के कुल देवता, चौहानों के कुल देवता श्री हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने? चौहानों के कुल देवता श्री हर्षनाथ जी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। एक तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि ये प्यारे साथियों जो गुबक चौहान प्रथम था, देखो अभी तक चौहान जो हैं वो प्रत्यारों के सामंत के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो चौहान शासक हैं अपने आप को मजबूत करते चलेंगे, शक्तिशाली करते चलेंगे और धीरे धीरे ये चौहान शासक जो हैं वो अपने आप को प्रत्यारों से अलग कर लेंगे। गुबक चौहान प्रथम वह चौहान शासक है जिसने स्वयं को चौहानों से स्वतंत्र करने का प्रयास किया, ठीक है, लेकिन वो नहीं, प्रयास किया गया था, ठीक है। तो प्रथम चौहान शासक गुबक चौहान है, प्रथम चौहान शासक जिसने चौहानों को प्रतिहारों से स्वतंत्र करने का प्रयास किया। ध्यान रखना, प्रयास किया, ठीक है। तो प्रथम चौहान शासक है जिसने अपने आप को प्रतिहारों से अलग करने का प्रयास किया था। हुए नहीं, आगे जाके होंगे, लेकिन प्रयास करने वाला कौन हो गया? गुबक चौहान प्रथम हो गया। इसके बाद आगे की बात अपन करते हैं साथियों कि यहाँ पे अगला जो शासक हुआ, अगला शासक हुआ गुबक चौहान द्वितीय। गुबक चौहान द्वितीय। अभी हमने गुबक चौहान प्रथम पढ़ा, ये हो गया आपका गुबक चौहान द्वितीय। अब गुबक चौहान द्वितीय के बारे में बातें करते हैं। देखो इसने अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए, इसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ किया था। याद रखिएगा, ठीक है, कि वह चौहान शासक जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का जो विवाह था वो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ किया था। वो चौहान शासक कौन था? गुबक चौहान प्रथम हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्यारे साथियों अगला एक शासक हुआ, और अगला यहाँ पे एक शासक हुआ और नाम है
चंदनराज चौहान। क्या नाम है? चंदनराज चौहान। अब यहाँ चंदनराज चौहान के बारे में बातें करते हैं कि ये जो चंदनराज चौहान है इसके समय में क्या हुआ था। कि जो चंदनराज चौहान है, इस चंदनराज चौहान ने दिल्ली के शासक रुद्र पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया? दिल्ली के शासक रुद्र पर। इसने दिल्ली के शासक रुद्र पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया है? दिल्ली के शासक रुद्र पर आक्रमण किया। देखो, हमने इतने शासक पढ़े, अभी तक हमने देखा कि दिल्ली के साथ किसी भी चौहान शासक ने कोई ना तो आक्रमण किया, ना चौहानों पे कोई आक्रमण हुआ। पहला शासक है चंदनराज चौहान, जिसके समय से चौहान और दिल्ली के मध्य संघर्षों का प्रारंभ हो रहा है। तो यहीं से ध्यान रखिएगा, दिल्ली के शासक रुद्र पर आक्रमण किया तथा चौहान दिल्ली संघर्ष और चौहान दिल्ली संघर्ष का प्रारंभ हुआ। तो चौहान दिल्ली संघर्ष का जो प्रारंभ माना जाता है वो किसके समय से हो रहा है? चंदनराज चौहान के समय से हो रहा है। तो यहाँ पे ये काम हुआ। इसके बाद आगे की बात अगर अपन चल करें तो ये जो चंदनराज चौहान है, इसमें याद ध्यान रखिएगा कि इस चंदनराज चौहान की एक पत्नी थी, आत्मप्रभा। क्या नाम था? आत्मप्रभा। आत्मप्रभा को रुद्राणी भी कहते थे। तो इसकी पत्नी चंदनराज चौहान की पत्नी थी और इसकी पत्नी का नाम था आत्मप्रभा। यानी रुद्राणी भी कहते हैं, रुद्राणी। तो आत्मप्रभा या रुद्राणी जो थी, ये अपने समय की एक महान शिव भक्त थी। ठीक है, कि अपने समय की एक महान शिव भक्त थी तथा पुष्कर के शिव मंदिर में, ध्यान रखना ये प्रश्न आ चुका है कई बार, कि पुष्कर के शिव मंदिर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। ध्यान रखिएगा ना, कि वह चौहान शासक जिसकी पत्नी पुष्कर के शिव मंदिर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी, तो वो चौहान शासक आपका कौन हो गया? वो हो गया आपका चंदनराज चौहान। ठीक है, एक तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों यहाँ अगला एक शासक हुआ, और अगला एक शासक हुआ बागपति राज चौहान प्रथम। कौन सा शासक हुआ? बागपति राज चौहान। देखो, अगला एक शासक हुआ है और नाम है बागपति राज चौहान। ये बागपति राज चौहान प्रथम है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा शासक हुआ? बागपति राज चौहान प्रथम। और इस बागपति राज चौहान प्रथम में अगर अपन यहाँ से बात करते हैं तो इसने यानी कि चौहानों को क्या किया? प्रतिहारों को पराजित किया। ठीक है, और प्रतिहारों को पराजित करके इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की। तो इसने प्रतिहारों को पराजित किया था और प्रतिहारों को पराजित करके महाराज की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना। देखो, बागपति राज चौहान के बारे में इसने प्रतिहारों को पराजित किया। ठीक है, किसने प्रतिहारों को पराजित किया तथा महाराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण करी है? महाराज। तो महाराज की उपाधि धारण की। अच्छा, इससे पहले किसी भी शासक ने महाराज की उपाधि धारण की है क्या? नहीं की। तो प्रश्न ये आ गया कि महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन हो गया? बागपति राज चौहान प्रथम। ठीक है, तो महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम
चौहान शासक, ठीक है ना। तो महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला चौहान शासक भी कौन हो गया? बागपति राज चौहान प्रथम हो गया। इसके बाद यहाँ अगला जो शासक हुआ प्यारे साथियों वो हुआ सिंहराज चौहान। कौन हुआ? सिंहराज चौहान। ये जो सिंहराज चौहान है इसे हम सिद्धराज चौहान भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको? सिद्धराज चौहान, ध्यान रखना। तो सिंहराज चौहान को ही सिद्धराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिंहराज चौहान है या सिद्धराज चौहान है, इसके बारे में अपन बातें करते हैं। तो इसने क्या क्या किया कि इसने, ध्यान देना यहाँ पे, इसने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया है, दिल्ली के तोमरों को, तथा कन्नौज के प्रतिहारों को पराजित किया। मतलब देखो, प्रतिहारों को पराजित करने की जो शुरुआत है, महाराज की उपाधि धारण करना किसने शुरू कर दिया था? बागपति राज चौहान ने। लेकिन अब ये धीरे धीरे शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं और प्रतिहारों को लगातार पराजित कर रहे हैं। अब लगातार पराजित कर रहे हैं तो इसने दिल्ली के तोमरों को और कन्नौज के प्रतिहारों को पराजित कर दिया, ठीक है, पराजित किया। और इनको पराजित कर उपाधि धारण की प्यारे साथियों, कौन सी? महाराज धिराज की। ऊपर वाले ने किसकी की थी? अभी हमने देखा कि यहाँ बागपति राज चौहान ने महाराज की उपाधि धारण की और इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? महाराज धिराज की उपाधि धारण की थी, याद रखना, ठीक है। तो इसने दिल्ली के तोमर और कन्नौज के प्रतिहारों को पराजित किया और इनको पराजित कर महाराज धिराज की उपाधि धारण की। और महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, और ये उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक है। उपाधि धारण करने वाला और उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक। ध्यान दीजिएगा कि महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला चौहान शासक कौन हुआ था? तो पहला चौहान शासक हुआ प्यारे साथियों सिंहराज चौहान। इसने कन्नौज के प्रतिहारों को पराजित करके अब यहाँ पे आने की क्या काम किया, ये चीज देखो। ये जो सिंहराज चौहान है, इसने क्या किया कि जब कन्नौज के प्रतिहारों को पराजित कर दिया तो इसने चौहानों को 10वीं सदी में, कौन सी सदी की बात है? 10वीं सदी कि चौहानों को 10वीं सदी में प्रतिहारों से अलग कर दिया, ठीक है, प्रतिहारों से अलग कर दिया, स्वतंत्र करा लिया। अब अलग कर स्वतंत्र चौहान साम्राज्य की क्या की है? स्थापना। तो स्वतंत्र चौहान साम्राज्य की स्थापना हुई है। साम्राज्य की स्थापना किसने करी है प्यारे साथियों? याद रखिएगा, देखो, तो स्वतंत्र चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। और ऐसा करने वाला चौहान शासक कौन है आपका? तो वो शासक आपका आएगा सिंहराज चौहान या सिद्धराज। जहां गुबक प्रथम ने अपने आप को स्वतंत्र करने का पहली बार प्रयास किया, वहां सिंहराज या सिद्धराज चौहान ने अपने आप को प्रतिहारों से स्वतंत्र करा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे शासक हुए। अब छोटे छोटे से शासक हैं, इनके बारे में अपन और आगे बात करें तो यहाँ अगर बात करें तो अगला जो शासक हुआ प्यारे साथियों वो हुआ विग्रहराज द्वितीय। कौन हुआ? विग्रहराज द्वितीय। ध्यान दो कि ये जो विग्रहराज द्वितीय है, इस विग्रहराज द्वितीय के समय में क्या हुआ था? जो विग्रहराज द्वितीय है, इसने गुजरात के अनिल पाटन के चालुक्य शासक, ठीक है, कि गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, इसने मूलराज प्रथम को पराजित कर उसे टैक्स कर देने के लिए बाध्य किया था, ठीक है। मतलब ये हुआ कि चौहान जो है ना, अब वो धीरे धीरे शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं
कि जहां सिंहराज चौहान ने अपने आप को स्वतंत्र करा लिया। उसके बाद में शासक हुआ विग्रहराज द्वितीय, तो इसने गुजरात के चालुक्य जैसी शक्तिशाली जो शासक थे, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित करके उसको टैक्स देने के लिए बाध्य किया है। और वो शासक कौन है आपका? विग्रहराज द्वितीय। और इस विग्रहराज द्वितीय ने इसने गुजरात में एक स्थान पड़ता है भड़ौच। कौन सा स्थान है? भड़ौच। इस भड़ौच में एक मंदिर बनवाया और भड़ौच में आशापुरी माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, तो भड़ौच में आशापुरी माता का जो मंदिर बनवाया है, मंदिर बनवाया, और भड़ौच में आशापुरी माता का मंदिर किसने बनवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरी माता का मंदिर बनवाया था। तो एक तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद प्यारे साथियों, ये अगला जो शासक बना वो बना दुर्लभराज चौहान द्वितीय। हम दुर्लभराज प्रथम तो देख चुके, ठीक है। दुर्लभराज द्वितीय, देखो अब दुर्लभराज चौहान द्वितीय यहाँ शासक बना। इस दुर्लभराज चौहान द्वितीय के बारे में अपन बातें करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं। इसने एक उपाधि धारण की थी, ध्यान रखो। और इसने जो एक उपाधि धारण की थी, और इसकी उपाधि थी दुर्लभ्य मेरु। कौन सी उपाधि धारण की इसने? दुर्लभ्य मेरु की उपाधि धारण करने वाला पहला चौहान शासक कौन हुआ था? दुर्लभराज सेकंड। दुर्लभ्य मेरु जिसका अर्थ होता है जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। ठीक है, कि जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सके, वो कौन है? दुर्लभ्य मेरु। और दुर्लभ्य मेरु की उपाधि किसने धारण की थी? तो फटाफट से बताओ, दुर्लभ्य मेरु की उपाधि किसने धारण करी है? दुर्लभराज चौहान द्वितीय ने धारण की है। इस दुर्लभराज चौहान द्वितीय के बाद में यहाँ पे अगला शासक हुआ प्यारे साथियों गोविंदराज तृतीय। कौन हुआ? गोविंदराज तृतीय। ध्यान देना, यहाँ पे छोटे छोटे से उपाधियां ही पूछी जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये सामर के चौहानों का अंत चल रहा है, इसके बाद नई शाखा स्टार्ट होगी यहाँ से अजमेर के चौहान, तो उनको पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, तो वही हैं बड़े बड़े, लेकिन प्रश्न यहाँ से सामर में पूछ ले जाते हैं। गोविंदराज चौहान तृतीय, और इसने एक उपाधि धारण की, और गोविंदराज ने एक उपाधि धारण की जो कई बार पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना है इसको, बैरी घाट। ठीक है, कौन सी? बैरी घाट, या बैरी घरट भी कहते हैं। तो इसने जो उपाधि धारण की वो बैरी घाट या बैरी घरट, बैरी घरट। तो बैरी घाट या बैरी घरट की उपाधि धारण करने वाला चौहान शासक कौन है? गोविंदराज तृतीय। और इस बैरी घाट या बैरी घरट का जो अर्थ होता है वो ध्यान रखना, शत्रु संगारक। ठीक है, शत्रुओं का विनाश करने वाला जो है वो कौन हो गया? बैरी घाट या बैरी घरट। और ये उपाधि किसने धारण करी है? गोविंदराज तृतीय ने धारण किया। गोविंदराज तृतीय के बाद में प्यारे साथियों यहाँ पे अगला जो शासक हुआ वो शासक हुआ बागपति राज, बागपति राज चौहान। अब देखो, एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं बागपति राज चौहान, यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं जिसने महाराज की उपाधि धारण करी है, ये रहा बागपति राज चौहान प्रथम, महाराज की उपाधि धारण की। लेकिन ये जो बागपति राज चौहान है ये कौन सा हो गया आपका? सेकंड हो गया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, ये जो बागपति राज चौहान द्वितीय है, इस बागपति राज चौहान द्वितीय के बारे में अपन बात करें तो इसके शासनकाल में क्या हुआ था? इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में क्या हुआ है उसको समझना है हमें। इसके शासनकाल में 960 ईस्वी की बात है, ठीक है। और 960 ईस्वी में इसके पुत्र, इसका पुत्र था, और इसके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने, ध्यान रखिएगा कि इसके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने सामर से निकलकर, कहाँ से निकलकर? सामर, कि सामर से निकलकर इसका पुत्र जो था लक्ष्मण चौहान, ये लक्ष्मण चौहान 960 ईस्वी में सामर से निकला, और सामर से निकलकर ये पहुंच गया प्यारे साथियों नाडोल। ये नाडोल वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाली में। सामर से निकलकर इस नाडोल में चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखना कि नाडोल में चौहान साम्राज्य, और चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी।
स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाडोल में चौहानों की जो स्थापना हुई है वो किसके शासनकाल में हुई है? बागपति राज चौहान द्वितीय के में। और नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक कौन माना जाएगा? लक्ष्मण चौहान। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो नाडोल है ना, नाडोल शाखा, जो चौहानों की नाडोल शाखा है, नाडोल शाखा चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। सबसे प्राचीन शाखा है, याद रखना कि चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाएगी? तो नाडोल की शाखा जो है वो चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाएगी। तो एक तो ये याद रखना। और इसका संस्थापक कौन होगा? तो नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक माना जाएगा, तो इस वंश का संस्थापक कौन होगा नाडोल की चौहान वंश का? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण चौहान। और लक्ष्मण चौहान किसका पुत्र होगा? बागपति राज चौहान द्वितीय का पुत्र होगा। इसके बाद में प्यारे साथियों यहाँ पे अगला एक शासक हुआ, और यह अगला एक शासक हुआ जिसका नाम है बीरराम चौहान। कौन हुआ? बीरराम चौहान। अब सामर में चौहान पढ़ रहे हैं हम, सामर के चल रहे हैं सभी, तो यहाँ पे अगला शासक बीरराम चौहान हुआ। एक निर्बल शासक था, यानी कि कमजोर शासक था। यह है निर्बल शासक था, कमजोर था, निर्बल शासक। कि यह एक निर्बल शासक था, कमजोर शासक था, यह कमजोर शासक था। इसके समय, यानी कि परमार वंश का राजा था, इसके समय परमार वंश के शासक, और इसके समय परमार वंश के शासक भोज परमार ने, किसने? भोज परमार ने। परमार वंश के शासक भोज परमार ने सामर पर आक्रमण किया, क्योंकि ये तो कमजोर शासक था। तो परमार वंश के शासक थे भोज परमार। भोज परमार ने सामर पर आक्रमण किया तथा सामर पर अधिकार कर लिया। याद रखना, अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया सामर पे? भोज परमार ने। तो इसका मतलब ये जो बीरराम चौहान था, इसके समय सामर पर कुछ समय के लिए, ध्यान रखना, इसके बाद कुछ समय तक सामर पर कौन से वंश का शासन रहा? परमार वंश का। कि सामर पर परमार वंश का शासन रहा। तो सामर पे परमार वंश का शासन स्थापित हुआ है किसके समय में? बीरराम चौहान के शासनकाल में। तो यहाँ पे कुछ समय तक सामर पे परमार वंश ने अधिकार करके रखा। इसके बाद यहाँ अगला एक शासक हुआ, और अगला यहाँ पे एक शासक हुआ प्यारे साथियों, चामुंड राज चौहान। कौन हुआ? चामुंड राज चौहान। और ये चामुंड राज चौहान सामर की गद्दी पर बैठा। और चामुंड राज चौहान ने क्या किया कि इसने परमारों को पराजित किया, और इसने परमारों को पराजित करके सामर पर पुनः चौहान वंश की स्थापना की थी। तो सीधा सा प्रश्न ध्यान रखेंगे इसमें कि सामर पे परमारों का अधिकार हुआ बीरराम चौहान के समय, और इसने किसको पराजित किया? परमारों को। और इसने परमारों को पराजित कर सांभर पर अधिकार कर लिया, और सांभर में पुनः चौहान साम्राज्य की स्थापना की। ध्यान रखना, साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की है? चामुंड राज चौहान ने। यानी कि बीरराम चौहान के समय में सांभर पर कुछ समय के लिए परमारों का अधिकार हो गया, लेकिन इसने दोबारा से परमारों को पराजित कर दिया, और परमारों को पराजित करके फिर दोबारा से चौहानों की स्थापना कर दी। कहाँ पे? सांभर में। ठीक है। और इसके बाद प्यारे साथियों, चामुंड राज चौहान के बाद में यहाँ अगला शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा कौन शासक हुआ?
पृथ्वीराज चौहान प्रथम यहाँ का शासक हुआ, और ये जो पृथ्वीराज चौहान प्रथम जब यहाँ पे शासक बना तो इसने उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा इसकी उपाधियां, देखो उपाधि, और इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हैं। तो उपाधियों में अगर बात करें तो इसने महाराज धीराज परम भट्टारक, महाराज धीराज परम भट्टारक परमेश्वर, और महाराज धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन हुआ। तो याद रखिएगा कि प्रथम चौहान शासक है आपका पृथ्वीराज चौहान प्रथम। ये जो पृथ्वीराज चौहान प्रथम है इसका पुत्र, और इसका पुत्र हुआ था अजयराज चौहान। कौन हुआ? अजयराज चौहान। और इसके पुत्र अजयराज चौहान ने सामर से निकलकर अजमेर शहर की स्थापना की। अजमेर शहर की स्थापना की तथा अजमेर में चौहान साम्राज्य या चौहान वंश की नींव डाली। और प्यारे साथियों, इसके बाद चौहान साम्राज्य जो था, अब चौहान साम्राज्य सामर से निकलकर कहाँ पहुंच गया? अजमेर। और अजमेर से अब शासन चालू किया। अजमेर से स्टार्ट किया, नई शाखा अजमेर की हो गई, चौहान वंश अजमेर शाखा। और अजमेर शाखा का संस्थापक होगा प्यारे साथियों कौन? अजयराज चौहान। तो ये जो अजयराज चौहान है, इस अजयराज चौहान के बारे में हम बातें करेंगे। तो अजयराज चौहान जो है ये सामर का संस्थापक, सामर के बाद में अजमेर का संस्थापक होगा। और चौहानों की शाखा कहाँ से प्रारंभ हो जाएगी? अजमेर से। तो यह आज इस क्लास में हमने बात की सामर के चौहानों के बारे में, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, और सामर में कौन कौन से महत्वपूर्ण चौहान शासक हुए थे उनके बारे में। अगली क्लास में मैं आपसे बातें करूंगा अजमेर के चौहान जो आपके इंपॉर्टेंट है। अजमेर की शाखा पढ़ेंगे, फिर रणथंभौर की शाखा पढ़ेंगे, जालौर के चौहान पढ़ेंगे, शिबाणा के चौहान, हाड़ौती के चौहान। तो सारी जो चौहानों की शाखा है उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।